हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ग 3 के सिलेबस का यूनिट नंबर 12 का एक टॉपिक जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी के बारे में। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में। जड़, तना, पत्ती, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले हम इसका पूरा थ्योरी कवर करेंगे और थ्योरी कवर करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए इस सेशन से, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो इसमें पहले हम देखते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी को हम पादप आकारिकी बोलते हैं। तो देखते हैं पहले पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में। पुष्पीय पादपों की आकारिकी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या होता है, मॉर्फो यानी होता है रूप या फॉर्म। मॉर्फो मतलब रूप या फॉर्म होता है, और लॉगस यानी होता है अध्ययन। तो यानी किसी के फॉर्म का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। किसी के रूप का अध्ययन या फॉर्म का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो हम अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में। ये स्टेम है, नीचे ये रूट सिस्टम आ जाएगा, ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट हो जाएंगे, ये हो जाएगी प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, ये पूरा कहलाएगा रूट सिस्टम, जिसको बोलते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या कहलाएगा, पूरा रूट सिस्टम यानी मूल तंत्र। ये स्टेम, लीफ है, यहाँ पे जो छोटा स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। फ्रूट है। अब इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, जिसमें लीफ, बड, फ्रूट वगैरह सब आते हैं। इसको बोलते हैं शूट सिस्टम, या फिर हिंदी में बोलते हैं प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र। अब जीवन काल के आधार पर प्लांट को कुछ, तो जीवन काल के आधार पर प्लांट को कितने भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया है वार्षिक प्लांट, वार्षिक पादप। ये जीवन काल के आधार पर बांटा गया है कि कौन से प्लांट कितने दिन तक जीवित रहते हैं। वार्षिक पादप, एनुअल प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनका जीवन काल 1 वर्ष, कुछ सप्ताह या कुछ महीने, या फिर एक वृद्धि काल का जीवन होता है, तो उसको बोलते हैं, ये प्लांट किस में आते हैं, वार्षिक पादप में या फिर एनुअल प्लांट में आते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति में अपने सीड का निर्माण करते हैं। तो इसमें कैसे प्लांट आएंगे, ऐसे पादप जिनका जीवन काल कुछ महीने या फिर हफ्ते, सप्ताह लिख देते हैं, कुछ सप्ताह
या फिर एक वृद्धि काल का जीवन होता है, काल का जीवन होता है। तो ये किस में आते हैं? एनुअल प्लांट में या वार्षिक पादप में आते हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति में सीड का निर्माण करते हैं। परिस्थिति में सीड का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सरसों, मटर, गेहूँ। ये बार बार ग्रोथ नहीं करते हैं, यानी इनको दोबारा उगाना पड़ता है। एक बार उगा दिए तो ये बार बार सीड नहीं देते। एक बार उगाए, फिर ये सीड दिए, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं, फिर इनको दोबारा उगाना पड़ता है। इसलिए इनको वार्षिक प्लांट या फिर एनुअल प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है। ये बार बार ग्रोथ नहीं करते हैं। यानी इनको दोबारा उगाना पड़ता है। अब दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं द्विवार्षिक प्लांट। द्विवार्षिक पादप। अब इसमें ऐसे पादप आएंगे जिनका जीवन 2 वर्ष में पूर्ण होता है, यानी इन पादपों का जीवन 2 वर्ष का होता है। पहले वर्ष में क्या करते हैं? इनकी कायिक वृद्धि होती है, यानी भोज पदार्थों का संग्रहण करते हैं। और दूसरे वर्ष में ये पुष्प और फल को यानी फ्लावरिंग करते हैं और फ्रूट देते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। ये ठंडे स्थान पर अलग और गर्म स्थान पर अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। तो द्विवार्षिक प्लांट कौन से आ जाएंगे? तो ऐसे पादप जिनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है, यानी 2 साल का होता है। पहले वर्ष में क्या करते हैं? पहले वर्ष में इनकी कायिक वृद्धि होती है। जैसे भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, यानी फूड स्टोरेज का काम करते हैं। फूड स्टोरेज करेंगे। और फिर दूसरे वर्ष में क्या करते हैं? दूसरे साल में ये क्या करेंगे? ये पुष्प, फ्लावर और फल ये देंगे। तो पहले वर्ष में ये अपनी कायिक वृद्धि करते हैं। जो द्विवार्षिक प्लांट होते हैं पहले वर्ष में कायिक वृद्धि करेंगे, जैसे भोज्य पदार्थों का संग्रहण करेंगे, वृद्धि होगी। फिर दूसरे वर्ष में यह फ्लावरिंग करते हैं, फूल देते हैं और फल को देते हैं। अब ये ठंडे स्थान पे अलग व्यवहार करते हैं और गर्म स्थान पे अलग व्यवहार करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? मूली, गाजर और सलजम। ये द्विवार्षिक प्लांट होते हैं। तो गर्म स्थान पर ये 1 वर्ष के होते हैं। अगर गर्म स्थान पे इनको उगाया जाए तो गर्म स्थान पर ये 1 वर्ष के होते हैं और ठंडे स्थान पर ये 2 वर्ष के होते हैं। तो द्विवार्षिक प्लांट समझ में आ गया। इसमें ऐसे पादप आते हैं जिनके जीवन काल 2 वर्ष का होता है। पहले वर्ष में ये कायिक वृद्धि करते हैं, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, स्टोरेज करते हैं और दूसरे वर्ष में ये फल और पुष्प को देते हैं। ठंडे स्थान पर ये 1 वर्ष के होते हैं और गर्म स्थान पर ये 1 वर्ष के होते हैं और ठंड स्थान पर ये 2 वर्ष के होते हैं। इसके एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से प्लांट आएंगे? जैसे मूली है, गाजर, सलजम, ये द्विवार्षिक प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है
तीसरा है बहुवार्षिक प्लांट। अब नाम से ही क्लियर है कि बहुवार्षिक प्लांट क्या होते हैं। बहुवार्षिक पादप, तो ऐसे प्लांट जो कि काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं वो किस में आते हैं, बहुवार्षिक प्लांट में आते हैं। तो इनका जीवन काल कई वर्षों तक होता है। इसमें जो प्लांट आते हैं इनका जीवन काल कई वर्षों का होता है और ये प्रत्येक वर्ष पुष्प और फल को देते हैं। यानी इनको एक बार अगर उगा लिए, ये मैच्योर हो गए, तो ये हर साल फल देंगे, फूल देंगे और नष्ट नहीं होते, हर साल नष्ट नहीं होते हैं। ये एक एज आने पे यानी बूढ़े हो जाने पे ही ये नष्ट होते हैं। इनको हर साल उगाना नहीं पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रत्येक वर्ष फल और पुष्प को देते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से प्लांट आएंगे, जैसे बरगद है, बरगद, पीपल, आम, केला, अमरूद, ईटीसी। तो ये कैसे होते हैं, बहुवार्षिक प्लांट होते हैं। जैसे आम के पेड़ को एक बार उगा लिया तो इसको हर साल काट के इसको नष्ट करके उगाना नहीं पड़ता है। एक बार आम का पेड़ मैच्योर हो जाता है तो वो हर साल अपने सीजन पे पुष्प और फल को देता है। अगला हम देखते हैं रूट के बारे में, यानी जड़ के बारे में। अब ये रूट क्या होते हैं, तो रूट ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब इनको हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती भी कह सकते हैं। अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होते हैं, यानी गुरुत्वानुकर्षण के रूल को फॉलो करते हैं, यानी ये धरती में नीचे की तरफ जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। कैसे होते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और साथ ही धनात्मक जलानुवर्ती भी होते हैं। और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं। यानी प्रकाश के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसीलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहा गया है। और जलानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती क्यों कहा गया है, क्योंकि जल के डायरेक्शन में ही जाते हैं, जल के ऑपोजिट नहीं जाते, जल के डायरेक्शन में ही जाते हैं, इसलिए इनको धनात्मक जलानुवर्ती कहा गया है। अब रूट में बड नहीं पाए जाते हैं, बड्स नहीं पाए जाते। रूट में नोड और इंटरनोड भी नहीं पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधि नहीं पाए जाते। ये किन में पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड, तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। रूट हेयर रूट में प्रेजेंट होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होता है। अब एक रूट का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये हो जाएगा दीर्घीकरण का क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र यानी रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहीं पे वृद्धि होती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन।
ये रूट 4 क्षेत्रों में बटा होता है। ये पहला हो जाएगा इसको परिपक्वन का क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र यानी रीजन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन। दूसरा हो जाता है दीर्घीकरण का क्षेत्र। तीसरा होता है विभज्योतक क्षेत्र, विभज्योतक क्षेत्र, जिसको बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। सॉरी 3 क्षेत्रों में बटा होता है, मैंने 4 बोल दिया। तो कितने क्षेत्रों में रूट बटा होता है? 3। ये क्या होता है? परिपक्वन का क्षेत्र होता है। ये जो होता है ये दीर्घीकरण का क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पे वृद्धि होती है। और ये होता है विभज्योतक क्षेत्र, यानी यहाँ पे विभाजन होता है। तो दीर्घीकरण का क्षेत्र क्या होता है? इसमें कोशिकाओं में इलोंगेशन होते हैं, जिससे रूट में तीव्र वृद्धि होती है। यानी ये इलोंगेशन क्षेत्र के कारण ही रूट में तीव्र वृद्धि होती है, तीव्र वृद्धि होती है। अब विभज्योतक क्षेत्र का काम क्या है? तो इसमें छोटी छोटी तथा पतली झिल्ली वाली कोशिका होती है। छोटी छोटी तथा पतली झिल्ली वाली कोशिका पाई जाती हैं, जो विभाजन करती हैं, जिससे रूट की कोशिकाओं में वृद्धि होता है। तो पतली पतली झिल्ली वाली कोशिका पाई जाती है, कोशिका होती है जो कि विभाजन का काम करती है, जो परिपक्वन का क्षेत्र है ये क्या करता है? तो इसमें कोशिका विभेदन होता है कि किस काम के लिए ये कोशिका है। इस क्षेत्र में ही रूट हेयर पाए जाते हैं। जो परिपक्वन क्षेत्र है यहीं पे रूट हेयर पाए जाते हैं। और ये क्या करता है? कोशिका विभेदन करता है। कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन क्या है कि ये कोशिका किस काम के लिए बनी है, किस काम के लिए कौन सी कोशिका बनी है, ये कोशिका विभेदन का काम परिपक्वन क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में ही रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? परिपक्वन क्षेत्र में। तो ये तीनों क्षेत्र को समझ लीजिए। ये परिपक्वन क्षेत्र है, ये कोशिका विभेदन का काम करता है। दीर्घीकरण क्षेत्र रूट के में तीव्र वृद्धि कराता है, यानी ग्रोथ कराता है। और जो विभज्योतक क्षेत्र होता है इसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी तथा पतली झिल्ली वाली कोशिका भी पाई जाती हैं, जो कि विभाजन का काम करती हैं। ये क्या होता है? ये रूट कैप होता है, रूट कैप होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट, यानी रूट होते कितने प्रकार के हैं, जड़ों के प्रकार के बारे में। तो एक होता है टैप रूट, टैप रूट जिसको बोलते हैं मूसला जड़, टैप रूट या फिर मूसला जड़। दूसरा क्या होता है? अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ यानी इसको बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट, मूसला जड़ क्या होती है? तो ये मूलांकुर से निकलती हैं, ये रेडिकल से या फिर मूलांकुर से उत्पन्न होती हैं, मूलांकुर से उत्पन्न होती हैं तथा बाद में कुछ उपशाखाओं में विभाजित होती हैं। बाद में कुछ उपशाखा यानी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, में विभाजित होती हैं। दूसरा है अपस्थानिक जड़ें। ये किससे उत्पन्न होती हैं? तो ये रेडिकल के अलावा, ये रेडिकल से उत्पन्न होती थी मूसला जड़, ये रेडिकल के अलावा, रेडिकल के अलावा पादप के किसी भी अन्य भाग से, पादप के किसी भी
अन्य भाग से उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती है। ज़्यादातर ये जो अपस्थानिक जड़ें हैं यानी एडवेंटिटियस रूट है, ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। किसमें? द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अगला देखते हैं जड़ों के रूपांतरण के बारे में। अब जड़ों के रूपांतरण में हम देखते हैं टैप रूट का रूपांतरण। जो टैप रूट है यानी मूसला जड़ है, उनका हम रूपांतरण देखते हैं। तो पहले देखते हैं भोजन संग्रहण के लिए जो रूपांतरण होता है। जड़ों का भोजन संग्रहण के लिए जो रूपांतरण है, भोजन संग्रहण के लिए कौन कौन सी जड़ें रूपांतरित हो जाती हैं? तो पहला है फ्यूजिफॉर्म यानी तर्क रूपांतरण। तर्क रूपी कौन से होते हैं? मूली और गाजर। दूसरा होता है शंकुरूपी। शंकुरूप में कौन आ जाएगा? नहीं, ये गाजर इसमें नहीं आएगा। तर्क रूप में मूली आएगी, शंकुरूपी में गाजर आ जाएगी, यानी शंकु के आकार की होती है। और तीसरा हो जाएगा कुंभी रूपी। कुंभी रूप में चुकंदर और शलजम आएगा। चौथा हो जाएगा गांठदार जड़ यानी ट्यूबरस रूट, गांठदार जड़, जिसमें आ जाएंगे बांस ए गुल। तो तर्क रूप में कौन आ जाएगा? तर्क रूप जो भोजन संग्रहण के लिए मूल या फिर जड़ रूपांतरित होती है, उसमें मूली आ जाएगा। शंकु रूपी में गाजर आ जाएगा। कुंभी रूपी में चुकंदर और शलजम आ जाएगा। और गांठदार जड़ में बांस ए गुल का रूपांतरण होता है। अब नोड्यूलेटेड रूट क्या होता है? ग्रंथिल जड़ क्या होते हैं? तो सहजीवी जीवाणु राइजोबियम यह पादप में नोड्यूलेटेड रूट यानी गांठदार जड़ का निर्माण करता है। क्या होते हैं नोड्यूलेटेड रूट? नोड्यूलेटेड रूट, गांठदार जड़। तो इसका निर्माण कौन करता है? राइजोबियम। राइजोबियम गांठदार जड़ का निर्माण करता है। यह सहजीवी जीवाणु होता है, सहजीवी जीवाणु होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मटर कुल के जो पौधे होते हैं, मटर कुल के पौधे और दाल के, इन्हीं के जड़ों में तो पाया जाता है राइजोबियम, और गांठदार जड़ का निर्माण करता है, जो कि नाइट्रोजन का संग्रहण करते हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन का संग्रहण करते हैं। अगला देखते हैं श्वसन मूल। श्वसन मूल यानी जड़, इसमें कौन आती हैं? तो दलदली भूमि से बाहर निकलकर, इसकी जो श्वसन मूल होती हैं ये दलदली भूमि से बाहर निकल आती हैं। दलदली भूमि से बाहर निकल आती हैं या फिर बाहर निकल के आ जाती हैं। तो श्वसन मूल क्या काम करती हैं? तो जैसे समुद्र के किनारे जो दलदली भूमि पाई जाती है, यानी दलदली जो जगह होती है, तो यहाँ पे जो मूसला जड़ पाई जाती हैं, तो उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ये बाहर आ जाती हैं। जिससे जब बाहर आ जाएंगी तो जो वायु है वो अंदर प्रवेश कर जाती है और ऑक्सीजन की कमी को पूरी कर पाते हैं। तो जो समुद्र के किनारे दलदली जगह होती है, वहाँ से ये मूसला जड़, अभी हम टैप रूट का यानी मूसला जड़ का रूपांतरण पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से ये मूसला जड़ निकल कर बाहर आ जाती हैं, निकल कर बाहर आ जाती हैं, जिससे वायु जो है एयर अंदर प्रवेश कर जाती है।
प्रवेश कर जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, आपूर्ति हो जाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो मैंग्रोव पौधे होते हैं और एक हो जाता है सोनेरेसिया। ये श्वसन मूल के एग्जाम्पल होते हैं। कंदिल मूल क्या होता है? कंदिल मूल ट्यूबरकुलेटेड रूट। तो कंदिल मूल में आ जाएगी शकरकंद, ये किस में आ जाएगा शकरकंद? ये कंदिल मूल में आ जाता है, यानी एक कंद के समान, ट्यूबर के समान ये होता है। एक होता है कंदिल गुच्छ, कंदिल गुच्छ, इसमें डहलिया या फिर सतावर आ जाता है। इनकी जड़ें कैसी होती हैं? कंदिल गुच्छ यानी गुच्छे के आकार की होती हैं। तो इसमें डहलिया और सतावर आ जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने पुष्पीय पादपों की आकारिकी को देखा और जीवन काल के आधार पे हमने देखा कि जो प्लांट होते हैं, एक वार्षिक प्लांट यानी एनुअल प्लांट, द्विवार्षिक प्लांट या बहुवार्षिक प्लांट को हमने देखा। उसके बाद देखे कि जड़ क्या होती है, जड़ के टाइप को देखे कि रूट कितने प्रकार का होता है। एक टैप रूट होता है, एक अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटिटियस रूट होती है, जिसमें हमने टैप रूट के रूपांतरण को पढ़ लिया है। हमने टैप रूट जो होता है मूसला जड़, उसके रूपांतरण को पढ़ लिया कि भोजन संग्रहण के लिए कौन सी रूट रूपांतरित होती हैं। श्वसन मूल पढ़ लिए, नोडुलेटेड रूट पढ़ लिए हैं, कंदिल मूल पढ़ लिए और कंदिल गुच्छ मूल के बारे में पढ़ लिए। कंदिल गुच्छ को बोलते हैं फेल्सिकुलेटेड रूट, फेल्सिकुलेटेड रूट। तो इनके बारे में हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद अगला सेशन हमारे इसके आगे का रहेगा, जिसमें हम पत्ती और स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।